बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया सवाद से मैं हिकमत जंजुआ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। आज का आखिरी दिन है जो डोनाल्ड ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया था ईरान को मुज़ाकरात जंगबंदी का कि अगर मुज़ाकरात ना हो सके या कोई हल ना निकला तो इसके बदले में हम ये वाला इक़दाम उठाएंगे। लेकिन वो तो अभी देखते हैं कि शाम तक कल तक क्या डेवलपमेंट होती है। क्या ईरान तैयार होता है मुज़ाकरात के लिए या जो ईरान की शराइत हैं वो माना जाता है या अपने हुर्मुज़ के ऊपर जो ईरान ने ब्लॉकेज लगाया हुआ उसे ख़त्म करता है, सॉरी अमेरिका ने उसे ख़त्म करता है या नहीं। लेकिन आज हम एक ओवरऑल एक जायज़ा लेंगे। आज हम बात करेंगे कि इस मुल्क के अंदर क्या चल रहा है और इस जंग के दौरान क्या-क्या चीज़ें पेश आईं और आम आदमी क्या है। अगर हम जायज़े में ये देखें कि मुल्क के कोने-कोने में, शहर-शहर में देखें, तो आपको नाज़रीन एक अफ़रा-तफ़री का आलम नज़र आएगा। लोग परेशान हैं, भाग रहे हैं, नफ़्सा-नफ़सी का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है। हर एक शहर का अपना मसला है। सिंध के अंदर अलग मसाइल हैं, बलूचिस्तान में अलग हैं, केपीके के अलग मसाइल हैं। हर आदमी वहाँ परेशान है। कश्मीर में इलेक्शन की गहमा-गहमी है। बहुत से सियासतदान आपस में सियासी जमातें कोई इधर शामिल हो रहा है, कोई उधर शामिल हो रहा है, जलसे जुलूस हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, ये सारी चीज़ें इसके आज की जो अफ़रा-तफ़री जायज़ा है इसमें शामिल है। दूसरी तरफ जो सिक्योरिटी पर्पज़ है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अमेरिका का जो वफ़्द है, वो पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए आ रहा है ईरान के साथ, उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए। पाकिस्तान में 2 शहर मुकम्मल सील हैं, रावलपिंडी और इस्लामाबाद। वहाँ के कम से कम 35 लाख से ज़ायद जो लोग हैं वो आप उससे कह सकते हैं कि मैसूर हैं, बंद हैं, आज़ादी से बाहर नहीं निकल सकते। और इनमें सबसे ज़्यादा जो मसला है नाज़रीन वो मुलाज़मीन हैं जो प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं, जो दुकानों के मुलाज़िम हैं, जो सेलमैन हैं, जो कहीं बाहर मार्केटिंग के अंदर होते हैं, जिनका रोज़गार ही बाहर मार्केटिंग करके चलता है या जिनका घर सिर्फ़ और सिर्फ़ दफ़्तर में हाज़िरी देने से चलता है। बहुत से हॉस्टल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स या प्राइवेट दफ़्तर इन पे पाबंदी या बंद कर दिए गए। यहाँ जो चीज़ सामने आई है वो एक आम, बेबस, गरीब, मज़दूर, मुलाज़िम है, जिनको ये कहा जाता है कि आप 2 दिन की, 3 दिन की छुट्टी करें या ताहुक्म सानी जब तक कोई ऑर्डर नहीं आता, आपका ये दफ़्तर, ये दुकान या ये एरिया बंद है। मैंने ऐसे मुलाज़मीन को, नौजवान पढ़े-लिखे लड़कों को आपदीदा देखा, परेशान देखा। उनका कहना ये है कि हमें कंपनी की तरफ से ये नोटिस है कि अगर आपने 3 दिन से ज़्यादा छुट्टी की या 2 दिन से ज़्यादा छुट्टी की तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। क्या हुकूमत के पास कोई ऐसा प्लान है कि अगर जो बच्चे बेरोज़गार हो जाएँ, नौकरी से सिर्फ़ इस सिक्योरिटी की वजह से कंपनी निकाल दे, उन्हें रोज़गार दे सकती है? और उन बेचारों के पास कोई हल नहीं है, दूर-दराज से आए होते हैं, देहातों से गए होते हैं, इस्लामाबाद में, पिंडी में, होटलों में काम करते हैं, प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं, प्राइवेट दुकानों या शॉपिंग मॉल्स में काम करते हैं, दीगर मज़दूरी करते हैं। वो कैसे ज़िंदगी गुज़ारें? किस तरह से अपने बच्चों का पेट पालें? कैसे अपने बीमार बूढ़े वालिदैन के लिए दवाइयाँ लेके आएँ? कैसे उन्हें हॉस्पिटल ले जाएँ? ऐसे बेशुमार मसाइल जो पाकिस्तान में बाकी शहरों में भी हैं, लेकिन ख़ास करके सिक्योरिटी के नाम पर ये जो इस्लामाबाद और पिंडी मुकम्मल तौर पर बंद है। इनके जो मसाइल हैं आम आदमी के, रियासत को उनसे परवाह नहीं, आम हुक्मरानों को से उसकी किसी किस्म की कोई गर्ज़ नहीं है, लेकिन आम आदमी बेबस, मजबूर और रुल रहा है। यही नहीं बल्कि हम अगर देखें तो इनकी अज़ियत, इनकी परेशानी सिर्फ़ यही नहीं है कि नौकरी की हद तक महँगाई कहाँ जा रही है, तेल की कीमतें किस हद तक पहुँच गई, गैस सिलेंडर की कीमतें या गैस के बिल, बिजली के बिल, बच्चों की स्कूल की फ़ीसें, स्कूल में आना-जाना, स्कूल में हाज़िरी, गाड़ियों की शिफ्टें, ये सारी वो चीज़ें हैं जो वालिदैन को इस वक़्त किसी बदतरीन अज़ियत के उस दौर से गुज़ार रही हैं। ज़िम्मेदारी तो रियासत की बनती है कि वो पहले अल्टरनेट बंदोबस्त करे, स्कूल बंद करती है तो ऑनलाइन तालीम दे, रोज़गार बंद करती है तो उसके बदले में ये श्योरिटी दे कि उस मुलाज़िम को दोबारा से नौकरी से नहीं निकाला जाएगा या 2 दिन, 4 दिन जो उसका घर बंद रहेगा, नौकरी नहीं होगी, तो घर कैसे चलेगा? लेकिन हुकूमत का काम सिर्फ़ यही रह गया है कि हुक्म देना, अनाउंस करना
और ये कहना कि हमारा ये पैगाम है, आखिरी वार्निंग है, जो नहीं सुनेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। आपने किसी भी स्कूल दफ्तर में नहीं जाना, हॉस्टल खाली करने हैं, घर बार खाली करने हैं और दीगर जो मामलात हैं वो भी आपके सामने हैं। इन सारी चीज़ों को अगर हम जायज़ा लें फिर से तो देखें ये सब क्यों है? जंग ईरान के साथ है, अमेरिका बहादुर जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, उसका सिर्फ़ एक ही अमेरिका का ये ट्रंप का एक ही नज़रिया है, एक ही मिशन है कि वो एक हुक्म करे और सारी दुनिया उसके कदमों में हो जाए। लेकिन ऐसा हर दफ़ा, हर जगह, हर मुल्क में नहीं होता। ईरान जो ऐसे जगह पे वाक़ है, ये ईरान का जो मुल्क है, उसकी जो स्ट्रैटेजी या उसका जो जो लोकेशन है या उसकी जो अहमियत है, उसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि उस जंग से ना सिर्फ़ 2 मुल्क, 3 मुल्क बल्कि पूरी दुनिया मुतासर हो रही है। ईरान की अपनी जगह पे भी मजबूरियाँ हैं, वो सही कहता है कि 40-50 साल से जंग में उसने अपने बेबहा कीमती लीडरशिप शहीद की, ज़ाया की, गँवाई, माज़ूर की। फ़ौजी हों, सियासतदान हों, साइंसदान हों, तलबा हों, दानिश्वर हों, राइटर हों, एक्टर हों या दीगर जो मीडिया से हैं, वो एलीट जो रीढ़ की हड्डी थे ईरान के, वो लोग जो ईरान का दिमाग थे, वो लोग जो ईरान की सोच थे, उनको अमेरिका, इज़राइल की जासूसी ने ख़त्म कर दिया और पिछली कई दहाइयों से मुसलसल ये हमले होते जा रहे हैं। एक-एक हमले में दर्जनों नहीं, सैकड़ों ईरान के दानिशवरों को शहीद किया जा रहा है, लेकिन ईरान फिर भी खड़ा है, हिम्मत कर रहा है। उसके बच्चे, उसके स्कूल, उसकी यूनिवर्सिटीज़, उसकी ख़वातीन, हर एक अपनी जगह पे मुतासिर है लेकिन डटा हुआ है। इन सारी कुर्बानियों के बावजूद, इन सारी कुर्बानियाँ देने के बाद, उसे जंग में ये नफ़सियाती बर्तरी हासिल हुई कि वो जंग 2 सुपर पावर से जीत चुका है। उसे ये एज़ाज़ भी हासिल हुआ कि वो जंग मैदान के अंदर भी, टेबल पे भी, समुद्रों में भी और आसमानों में भी जंग जीत चुका है। वो ग्राउंड पे भी जीत चुका है। लेकिन जब वो जंग जीत चुका है, तो फिर अमेरिका बहादुर जो सुपर पावर है अपने आप को कहता है, उसका मकसद ये है और इसके साथ जो ईरान के पड़ोसी ममालिक हैं, उनकी भी ये ख़्वाहिश है कि ये ताकत में ना आए। बहाने ताकतवर के 101 होते हैं, ये ताकतवर बन गया तो हमें खा जाएगा, हमें मार देगा, हमारे लिए नुकसान है। दुनिया में जो सुपर पावर हैं क्या उनके सुपर पावर बनने से या किसी मुल्क के मज़बूत होने से क्या किसी दूसरे को नुकसान हुआ? अगर हुआ तो कितना हुआ? और क्या कोई किसी को सुपर पावर या ताकतवर बनने से रोक सकता है? नहीं, लेकिन यही स्ट्रैटेजी जो ईरान इस्तेमाल कर रहा है, जैसे उसने वेनेज़ुएला के हवाले से खिलाफ की, अफ़गानिस्तान हो गया, इराक हो गया, लीबिया हो गया, दीगर ममालिक पता नहीं दर्जनों के हिसाब से हैं। इसमें क्या कामयाब हुआ? नहीं। तो ईरान जब ये सब कुछ इनके जो इत्तेहादी हैं अमेरिका के वो भी नहीं चाहते, तो क्या ईरान इनकी बात मान दे? इतनी कुर्बानियाँ, इतनी जद्दोजहद, इतनी जंगो-जदल के बाद क्या ईरान हथियार डाल दे? क्या ईरान अपनी एक हम खुद से सवाल करते हैं, क्या ईरान यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दे? क्या ईरान उस आबनाए हुर्मुज़ पे अमेरिका का कब्ज़ा बरकरार रखने दे, जो आबनाए हुर्मुज़ पूरी दुनिया की शाहरग है? बेशक वो इंटरनेशनल रास्ता है, इंटरनेशनल समुंदर है, कुदरती पानियों से वो रास्ता है, लेकिन जंग मोहब्बत में जब अमेरिका के लिए सब कुछ जायज़ है, तो फिर ईरान के लिए भी है। क्या वो उसे दे दे? क्या ईरान इस बात को तस्लीम कर ले कि वो सारी ज़िंदगी 20 साल, 30 साल, 40 साल तक कोई एटमी हथियार नहीं बना सकता? क्या ईरान इस बात को भी तस्लीम कर ले कि उसकी जो रजीम है उसे चेंज किया जाए और अमेरिका की मर्ज़ी से लाई जाए? क्या ईरान इस बात को भी तस्लीम करेगा कि पूरी दुनिया पे उसकी जो पाबंदियाँ हैं वो बरकरार रहें? उसके अरबों के हिसाब से जो एसासे हैं वो बाहर के मुल्कों में फ्रीज़ हैं, उन्हें उसी तरह से बरकरार रखा जाए। ये वो चीज़ें हैं जो एक आम आदमी भी अगर डिस्कस करता है तो उसे यही समझ आती है कि ईरान नहीं चाहेगा और ना ये किसी सूरत ईरान के हक़ में है और ना कोई भी मुल्क सॉवरेन कोई भी मुल्क हो वो ये नहीं मानेगा। जैसे यूक्रेन है, यूक्रेन ने अगर अमेरिका की शराइत मानी थी, तो एक सुपर पावर था किसी दौर में और दुनिया के सबसे बड़ा एटमी जो ताकतवर मुल्क हैं, उनके में यूक्रेन का शुमार होता था। लेकिन अमेरिका ने उसे कहाँ पहुँचा दिया, ये आपके सामने है। ईरान ऐसा नहीं चाहता। मैंने ये भी सुना है
कि ऐसे जैसे जो हालात चल रहे हैं, तो ऐसे हालात में मैंने ईरान की जो चीज़ें सामने आई हैं, उसमें पता चला कि ईरानी वो कौम है जो पहले फ़ैसला करती है, सोचती है, उस पे मुकम्मल तौर पे प्लान तैयार करती है, फिर घर से निकलती है। ईरान वो कौम नहीं जो घर से निकल जाए और रास्ते में चलते हुए फ़ैसला करे, मैंने क्या करना है, क्या नहीं। ये भी देखने को मिला कि ईरान की जो अंदर निज़ाम है, वो इस कदर मुनज़्ज़म है, अपने खित्ते के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी धरती के लिए, अपनी अवाम के लिए, अपनी हुकूमत के लिए, कि वो अवाम मरने को तैयार है, भूखी रहने को तैयार है, फ़ाक़ा कशी के लिए तैयार है, गारों में पड़ सकती है, वो जंगलों में ज़िंदगी बसर कर सकती है, लेकिन वो समझौता नहीं कर सकती, शिकस्त नहीं मान सकती। ये ईरान के वो हक़ाइक़ हैं, जो वक़्त के साथ-साथ हमारे सामने आए। हमने ये भी देखा, ये भी सुना और ये भी पता चला कि वो ईरान जो जिसकी एक तहज़ीब है, कोई 6000 साल बता रहा है, कोई 4000 साल बता रहा है, लेकिन जब से भी है, जितनी भी है, उसकी तहज़ीब के अंदर झुकना नहीं है। उसने अपनी तहज़ीब को, अपने उस चीज़ को ज़िंदा रखा। उसकी ज़ुबान, उसकी शायरी, उसके अदीब, उसका जो जो स्ट्रक्चर है, उसका जो कल्चर है, उसने उसको ज़िंदा रखा। उसके अंदर, ईरान के अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ आई, बहुत सी हुकूमतें आई, बहुत से नज़रियात आए, फ़ाशी भी आई, आज़ादी भी आई, जमहूरियत, डेमोक्रेसी जो भी नाम दें वो भी आई, इस्लामी निज़ाम ही आया, लेकिन वो अपने उस जो उनकी सॉवरेंटी है उसके ऊपर वो कायम रहे। ये सारी बातें अगर हम जायज़ा लें तो हमें पता चलता है कि जंग तो वहाँ हो रही है, लेकिन पाकिस्तान जो साज़िश के तौर पर सामने आ रहा है या आया है, जो चाहता है कि इनकी सुलह करवाई जाए। अंदर की असल क्या बात है उस तक तो हम नहीं पहुँच सकते। स्क्रिप्ट क्या है वो भी नहीं जानते। इसके पीछे मकसद क्या है वो भी नहीं पता। लेकिन ये ज़रूर पता चल रहा है कि एक साज़िश के तौर पर पाकिस्तान इन अमेरिका, इज़राइल और दीगर जो ममालिक हैं इनके दरमियान कोई एक किरदार अदा करना चाहता है। वो तो ठीक है, अच्छी बात है, करे। लेकिन पाकिस्तान की वो रियासत, वो हुकूमत जो जिस तरह से भी आई है, चाहे वो फार्म 47 की है, 2 नंबर से है, जाली है, करप्शन से है, जो भी है, लेकिन उसे कम से कम अपने उन शहरियों के लिए पहले से कोई बंदोबस्त करके, उनकी मुश्किलें, मसाइल हल करके या एक एक्स्ट्रा या एक अल्टरनेट प्लान देकर फिर ये सारी चीज़ें करे। ये तो बिल्कुल ऐसी है कि तुम भाड़ में जाओ, मरो, खुदकुशी करो, भूखे रहो, जो भी है होता रहे। हमने हुक्म दे दिया कि बाहर नहीं निकलना तो नहीं निकलना। ये कहाँ जाए? ये बच्चे, ये अवाम, ये लोग, ये मज़दूर, ये गरीब कहाँ जाएँ? क्या करें? किससे मदद माँगे? किसे कहें कि हमारी रियासत है? यहाँ सबसे बड़ा अलमिया नाज़रीन ये है कि हुकूमत से अगर पूछें, सवाल करें, तो वो कहती है ये गद्दार है, ये मुल्क दुश्मन है, ये फितना फैलाता है, ये इस मुल्क का बागी है, ये कहकर वो उस शख्स को, उस ग्रुप को, उस नज़रिए को, उस सोच को हमेशा-हमेशा के लिए ख़त्म करने की कोशिश करती है। ये जायज़ा सिर्फ़ इसलिए है कि देखते हैं कल क्या ताज़ा डेवलपमेंट होती है, लेकिन पाकिस्तानी आम आदमी कश्मीर के अंदर भी यही मसाइल हैं। किस तरह से सफ़र हो रहे हैं, मुतासर हो रहे हैं, ये शायद रियासत या हुकूमत तक ना वो सोच सके, ना उस तक पहुँच सके। कश्मीर पे बात करेंगे बाद में कि यहाँ पर भी इलेक्शन की गहमा-गहमी है। अपनी-अपनी दौड़ में कोई नून लीग में शामिल हो रहा है, कोई पीपी में हो रहा है, कोई कुछ बयान दे रहा है, कोई कुछ बयान। लेकिन कश्मीर की अवाम की हालत भी पाकिस्तानी अवाम से मुख्तलिफ नहीं है। जो मसाइल पाकिस्तान के अंदर हैं, एज़ इट इज़ वही मसाइल कश्मीर में आम आदमी भी उसका सामना कर रहा है। इकबाल जी, जो को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।